सेंटर। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑस्सिलेशन, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि सर्टेन इंटरवल ऑफ में वो फंक्शन या वो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जैसे मान ले कि कोई अगर फंक्शन के फॉर्म में, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखना चाहो, तो अगर x प्लस टी, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, जिसका टाइम पीरियड क्या है? टी है। तो सेम वे में अगर मोशन इस तरह से हो जो एक सर्टेन इंटरवल में रिपीट हो रही है, तो उस तरह के मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अंडरस्टूड? जैसे प्लैनेटरी मोशन है, सन के अराउंड में जितने प्लैनेट की मोशन होते हैं वो क्या होती है? वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि अब 365 डेज में अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। तो वो मोशन क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है 24 आवर में। तो वो भी एक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन जो होते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी कि उसका एक टाइम पीरियड होता है। दिस वन टी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है। एंड टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और सर्कुलर मोशन में आपने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ रखा होगा। क्या होता है दोनों के बीच में रिलेशन? आपको आइडिया कुछ? हाँ, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और रेडियल वेक्टर है, रेडियस कर सकते हो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्टेन मोशन के बाद एक रिपीट हो रही है जिस टाइम पीरियड में, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन किया उसने, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t हो गया। अगर कोई पीरियोडिक मोशन है, अगर उसका टाइम पीरियड पता है, तो टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट कर लिया है तो आप ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो। ओमेगा अगर फाइंड आउट कर लियो तो लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, और आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। बट हमारा टॉपिक पीरियोडिक मोशन नहीं है, हमारा मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेशंस है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन और नॉन पीरियोडिक किसे कहेंगे? जस्ट इसका कन्वर्स, जो रिपीट नहीं कर रही है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी मोशंस है नॉन पीरियोडिक मोशन है। उसमें एक स्पेशल टाइप के एक मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन में, वो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, बट पीरियोडिक मोशन जो है वो आपका ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है। तो समझते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या? हाँ, हाँ, अंडरस्टूड। तो पहले समझते हैं मोशन का क्या डिफिनेशन है, कोई कर सकता है डिस्क्राइब? आप बता सकते हो मोशन को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, मनप्रीत। हाँ। मोशन का मतलब सिंपल सी बात है कि उसकी पोजीशन चेंज, एक सर्टेन लैंग्वेज में कह सकते हो, फोर्स की अभी बात नहीं करनी है, उसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सिंपल सिंपल एग्जांपल। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो कहेंगे उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे। अब मोशन भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ ए में मोशन जो पढ़ा, आपने पढ़ा लीनियर मोशन, काइनेमेटिक मोशन, डायनेमिक मोशन। फिर आपने रोटेशन में पढ़ा रोटेशनल मोशन, ठीक है। वो रोटेशनल मोशन आता है, ग्रेविटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ठीक है। इसके बाद ये जो टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन है। ये मोशन मतलब मोशन यहाँ पे भी है, यानी कि मोशन है, जो आपका डाउट था पिछले बार में कि हम डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखते हैं, था ना, y इक्वल टू एक साइन ओमेगा टी जो हमने लिखा था, क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मोशंस में है तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा ना। हाँ, तो पहले हम समझते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन है क्या। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई मीन पोजीशन से पार्टिकल अगर लेफ्ट एंड राइट, क्या
हाँ रिपीट कर रहे हैं ना, कनेक्ट कर लेते हैं, अभी पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर कोई मीन पोजीशन से, दिस इज द मेन पोजीशन, ठीक है, मेन पोजीशन से अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रही है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रही है, फिर वापस मेन पोजीशन पे आ रही है, फिर लेफ्ट साइड में आ रही है, यानी कि मोशन अराउंड द मेन पोजीशन टू एंड फ्रो, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अंडरस्टूड? इस तरह के मोशन तो हो सकता है कि ये पीरियोडिक मोशन हो, अगर एक सर्टेन इंटरवल में एक रिपीट कर रही है मोशन, तो वी कैन से दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, बट ये ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन की पहचान ये होगी कि ये मीन पोजीशन के लेफ्ट एंड राइट टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन। ये इसको फिजिक्स के लैंग्वेज बोलेंगे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, वो मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अंडरस्टूड? यानी कि मोशन आप लिख सकते हो, आप लिख लो क्योंकि आपके, हाँ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अगर एक मीन पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट अगर ये मोशन हो रही है तो वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन। तो जब मोशन है तो ऑब्वियसली इसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने अभी बताया कि मोशन का डेफिनेशन क्या है। तो जब कोई भी पार्टिकल्स अगर मोशन में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह के मोशन को हम लिखते हैं, इसके इससे दिखाई देते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। फाई क्या होता है? फाई होता है फेज कांस्टेंट। फाई क्या होता है? फेज कांस्टेंट। तो अगर फाई अगर जीरो ले लेते हो तो सिर्फ सिंपली क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये बताओ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी ये किस तरह का फंक्शन है? ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक पीरियोडिक फंक्शन, जिसका आपको ग्राफ आपको पता होगा। ये साइन का है, कॉस का क्या होगा? कोई करके दिखाएगा? करके दिखाओ, कॉस का कैसा होगा? मनीष, दिव्यांश, कॉस ओमेगा टी ग्राफ बना के देखो इसका, जैसे अभी साइन का दिखाया अभी। सीट ठीक है। कॉस ओमेगा टी का क्या होगा ग्राफ? मनीष, साइन ओमेगा टी का हमने बना दिया, कॉस ओमेगा टी का। आपको पता है कि साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू, साइन ओमेगा टी क्या है? ये एंगल है, ये एंगल है एक तरह से। साइन थीटा समझो इसको, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। साइन थीटा ये कॉस थीटा, ठीक है। थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और किस पे 1 होती है? पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे, ठीक है। पाई बाई 2 पे मैक्सिमम होती है। अंडरस्टूड ना? तो ये देखो पाई बाई 2 यहाँ पे आती है, पाई बाई 2 पे यहाँ पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी। 0 डिग्री पे 0 हो जाती है, 180 डिग्री पे 0 हो जाएगी, फिर -270 पे फिर -1 में हो जाएगी, और 360 पे फिर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये साइन थीटा का ग्राफ हो गया। कॉस थीटा का बना दिया, दिखाओ एक बार। रॉन्ग हमारा, तुम लोग अपनी अपनी मैथमेटिक्स अच्छा करो। रॉन्ग, रॉन्ग। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस, हाँ, चलो एक बार और टाइम दिया, हाँ, एक बार और टाइम दिया मैंने, चलो करो। ये साइन थीटा का ग्राफ है, कॉस का कैसे होगा? पता है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? मोनिस, मेहनत करने की भी जरूरत है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और पाई बाई 2 पे क्या होती है उसकी? अंडरस्टूड? साइन 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस समय में, तो यहाँ पे 1 होगा, और 90 डिग्री पे यहाँ पे 0 हो जाता है वो। तो ये हो गया कॉस का ग्राफ, ये हो गया साइन का ग्राफ। अगर ये y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है और ये y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी है, तो ये जो होती है दिस वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा y इक्वल टू साइन ओमेगा टी का, ये है इसका कॉस ओमेगा टी का। और ओमेगा टी कुछ नहीं है, बस एक एंगल होता है। इसको अगर हम फेजर डायग्राम से समझें इस इक्वेशन को, तो फेजर डायग्राम से इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई पार्टिक सर्कुलर मोशन में जा रही है इस तरह से, ये सेंटर है इसका, मान लो कि पोजीशन अभी पी पोजीशन पे यहाँ पे थी, मान लो कि ये फाई है, मतलब फेज कांस्टेंट, टी टाइम में अगर ये यहाँ पे चली गई पी डैश, तो ये एंगल कितना स्वेप्ट की, दैट ओमेगा टी। अगर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ओमेगा टी, और इनिशियल कितना था फाई। तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन जो निकालते हैं, ये y इज इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसी को बोलते हैं। अगर ये फाई जीरो है तो ये पार्टिकल यहाँ पे होगी, और ये y की वैल्यू जो निकालते हैं t के रिस्पेक्ट में, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो आपको पता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब ये p डैश यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन के भी, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है। जिस तरह से लीनियर मोशन, जैसे काइनेमेटिक मोशन में पढ़ा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो मोशन कैसा होता है, वो उसकी ग्राफ अगर बताना चाहूं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को, इस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ फॉर्म करेंगे तो ग्राफ कैसा जाएगा, एक ग्राफ पैराबोलिक जाएगा। वो ग्राफ कैसा जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो कर दिया हमने, तो ये वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ए जीरो। तो जब एस और टी के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा वो, ठीक है। और ये ग्राफ जो आपका देता है, आपका टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है आपका, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये आपका क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो वो लीनियर मोशन था उस टाइम में। फिर सर्कुलर मोशन का भी हमने पढ़ा, ठीक है, सर्कुलर मोशन का भी हमने इसी तरह डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं। तो जब ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से हम यहाँ पे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते थे, यहाँ पे हम ये ना पढ़ करके यहाँ पे हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे। उनका जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा, वो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी भी आप ले सकते हो, दोनों ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन का डिफिनीशन हो गया, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसका एक्सेलरेशन भी होगा। अंडरस्टूड। तो हमने ले लिया पे 5 ही रख लिया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मनप्रीत, इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। जैसे v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a इक्वल टू क्या होता है, dv। ये सब पता है ना आपको, a इक्वल टू dv बाई dt, यानी कि वहां पे जब हम v को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। फिर अगर हम डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। तो सेम वे में ऑसिलेटरी मोशन में भी हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट करनी होती है। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट को। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव। इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, cos ओमेगा t प्लस फाइव। तुम तो ऐसे मत बोलो कि मुझे पता नहीं है, अब यहीं से पढ़ेंगे तुम्हें, ठीक है। तुम लोग मैथ की क्लास में क्या कर रहे हो, सो रहे हो। दिव्यांश टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री की नहीं है, डिफरेंशिएशन का है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा यहाँ पे टी के साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इस ओमेगा को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस को यहाँ। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि ये हो गया वी टी इज इक्वल टू उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी हो गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया y इक्वल टू, अगर डी
कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। सब नोट कर लो इसको। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है कॉस थीटा। ये हमेशा काम आते रहेंगे। तो फिर तो तुम लोग लिखो, बताते नहीं हो तो लिखवाऊंगा ही। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से अगर मॉलिश बोला कि मुझे नहीं पता है सर इसका डिफरेंशिएशन, तो फिर तो लगा नहीं, सिंपल सी। इसका मतलब है कि कोई भी तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एग्जाम आता है उस समय हमें पढ़ना है बस। 2 दिन पहले सर थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस कर दो, ये वर्कशीट है इसी में से क्वेश्चंस आएंगे सर, ये करा दो। ठीक है। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है वो। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम में तो सब हो जाओगे, बट कंपटीशन के एग्जाम में जेई मेंस अपियर करोगे, जेई एडवांस अपियर करोगे, नीट अपियर करोगे, तो वहां पे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं वर्कशीट से, ना ही एनसीईआरटी से। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। क्या आते हैं? डिफरेंट आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चलो, सबने कर लिया, ये डिफरेंशिएशन पता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ लिखे, और भी होते हैं, जो जरूरत है उतना ही अभी कर रहा हूं मैं अभी। तो cos थीटा, अब ये आ गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया उस पार्टिकल का। फिर इसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसको अगर हम करेंगे dB बाई dt, तो विल गेट, एक साइन का क्या होता है? साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पहले लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे टी के साथ में ओमेगा मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और ये वैल्यू देखो, ए कॉस ओमेगा टी, ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये है हमारा y, है ना? तो यानी कि हम a इक्वल टू लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। एक्स टी या वाई टी जो भी कर लो, इसको अगर एक्स लेना तो एक्स ले लो, नॉट इशू। तो इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव के प्रोपोर्शनल है, यानी कि a इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू निगेटिव है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी कि a अगर मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स जो है आपका निगेटिव के अगर प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो वी कैन से वो मोशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसका मतलब ये हो गया, फोर्स अगर निगेटिव के डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका, जैसे स्प्रिंग वाला मास सिस्टम हम ले लेते हैं, हम इसको अलोंग कर दिए, तो फोर्स इस पे किधर लगा? हमने जो स्प्रिंग फोर्स जो लगा, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है, यानी कि यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? निगेटिव डायरेक्शन में। स्प्रिंग फोर्स इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो हमारा ये प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले से, इस डेरिवेशन से, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। ठीक कर दो डिस्प्लेस। ठीक है, यानी कि एक्स टी मतलब फंक्शन है एक तरह से, यानी कि एफ अगर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टी आ गया, यानी कि इसको वर्ड्स में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं फोर्स इन निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह के अगर मोशन है तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन है। तो एग्जाम में आएंगे, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है। तो वहां पे आपको अगर देखोगे कि अगर ए निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी, और ये काम मैं बता रहा हूँ, वेव की काम और सब जगह क्लास 12th में बहुत यूज होंगे इसके। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है, एक पूरा कॉम्बिनेशन है मैकेनिक्स का और इसका वेव का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नोट कर लो आप स्पेशली इन दोनों को नोट कर लो। फिर आप ये लिखना कि अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट है, तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और काफी सम है, न्यूमेरिकल है उसके है, वीडियो आप ले लेना, देख लेना। ठीक है, इसके सारे न्यूमेरिकल भी हमने करवा रखे हैं।
सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू sin स्क्वायर ओमेगा t। क्या ये मोशन पीरियोडिक है, पीरियड या ऑसिलेटरी, ये बताना, प्रूफ करके बताना मुझे। Which of these equation represent the simple harmonic motion and which of these represent periodic not a simple harmonic motion? Tell me. दो इक्वेशन हमने बना रखे हैं, बाकी जो नोट कर रहे हैं तब तक नोट करें, और जो नोट कर चुके हैं वो ये दोनों सिंपलीफाई करके मुझे दिखाएं। मोनिश, दिव्यांश एंड मनप्रीत। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट का, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है। हमने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में दिया, मतलब हमने यहाँ पे एक cos ओमेगा टी था, हमने यहाँ पे दो बना के दे दिया, दोनों का सब्सट्रैक्शन करके दे दिया। यहाँ पे डिग्री 1 है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करके दे दिया। तो ये देखते हैं कि क्या विच ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको प्रूव करना है। तो पीरियोडिक मोशन के लिए आपको तो पता है उसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, और ऑसिलेटरी मोशन के लिए आपका इस तरह के क्वेश्चन, उसको दोनों को सम है, सुपरपोजिशन एक तरह से, उन दोनों को हम सम करके एक अगर ऐसा बना देते हैं तो वी कैन से दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट। आपने नोट कर लिया है प्रिंस? ठीक है, हाँ सही कर रहे हो, वेरी गुड, कंटिन्यू। वेरी नाइस, दिव्यांश तो पढ़ाई अच्छा लग रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है इस तरह के, ये आना चाहिए। और जेई मेंस वाले खास करके ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं वहां पे। इस एक्सरसाइज में जिसका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा है और फंक्शन पे जिसकी पकड़ है और फिजिक्स, तीनों कॉम्बिनेशन है ये। इसको हटा दूं ना? हाँ एक मिनट, रूट टू साइन, ठीक है। हाँ, यानी कि दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इसको हम सराइज करके एक में लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए तो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। हाँ किसको? इन दोनों को ना? हाँ समझाएंगे, पक्का समझाएंगे वो, डेफिनेटली। ये हटा दूं ना? ये नोट कर लिया सबने? y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हमारा एसएचएम का जो सिंपल इक्वेशन क्या था, वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लो, या और ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कहने का मतलब हमें इस इक्वेशन को, हमें इसका सिंपलीफाइड फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करने हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो वी कैन से कि दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अब तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसमें 1/√2 से डिवाइड कर देंगे और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी इक्वेशन में गिवन में आप प्लस कर सकते हो, सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 45 या π/4 कर लो, और ये हो जाएगा sin ओमेगा टी माइनस ये हो जाएगा cos π/4 और cos ओमेगा टी, और √2 को हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। यहां तक ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या बन गया, sin A इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या होता है इसकी वैल्यू दिव्यांश, sin A इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। वेरी गुड, हाँ ये होता है cos A प्लस बी। ये क्या होता है cos A प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 cos π/4, या पहले ओमेगा टी लिख देते हैं, ओमेगा टी प्लस π/4। यानी कि हम इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को हम इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे a cos ओमेगा टी प्लस 5, तो हमने यही तो बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये जनरल इक्वेशन है। तो इसी फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने लिख लिया, जिसकी एम्पलीट्यूड √2 है, फेज कांस्टेंट π/4 है। तो ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। क्या है, अगर वो दिया हुआ रहेगा था, अभी यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है आपसे, सॉल्व क्या करना है, टी की वैल्यू है ही नहीं तो ओमेगा की वैल्यू क्या रखनी है, ओमेगा की वैल्यू तो ही होता है 2π/t होती है। यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि क्या ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, बस इतना ही पूछा जा रहा है। वो सॉल्व तब करनी है जब टी की वैल्यू आपको दिया रहेगा कितने सेकंड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, तब सॉल्व करना है। जैसे अभी हम इससे एक अलग क्वेश्चन बताएंगे, पहले भी इसको नोट कर लो, उसके बाद हम जो आपका डाउट है ना, वो क्वेश्चन भी अभी हम करा देते हैं कि सॉल्व कहाँ पे करते हैं कहाँ पे नहीं करते हैं। जो कहाँ से समझ में नहीं आया, यहाँ से मॉनिस किसी भी नंबर जैसे ए है, इसके नीचे यहाँ से ये ये वाला हमने 1/√2 की वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है, एज इट इज साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 का cos π/4 cos ओमेगा टी एज इट इज लिख दिया हमने। नाउ दिस बिकम साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका एक और तरीका है, एक और है, एक और में है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके 1/√2 तो आपको पता है कॉस की भी वैल्यू होती है, cos π/4 की बोल पूछ सकते हो कि cos π/4 भी हो सकता था, तो इसको cos π/4 कर दो और ये कर दो साइन ओमेगा टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे साइन π/4 लिखें, cos π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। जो फॉर्मूला बन जाएगा ये आपका बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/4 √2। तो ये भी आपका है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये भी है। ये फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक मैंने बताया था, कैसे इस तरह के फॉर्मूले को याद करके रखते हैं हम। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चार अगर इक्वेशन याद है तो भी बाकी सारे आप वैल्यू निकाल सकते हो। 15 डिग्री की वैल्यू, 75 डिग्री की वैल्यू, अगर 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 15 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करोगे 45 माइनस 30 और ये वैल्यू पुट करके आप कॉस 15 साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते। हमने यही फॉर्मूला किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन साइन ए साइन ओमेगा यानी कि ये वाला साइन ए,
दिस वन साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये वैल्यू फिर उल्टी होगी ना, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो फार्मूला लिखने से पता चल गया थोड़ी सी गलती क्या होगी, ये माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -√2 वाली। देखा, फार्मूला लिखने से पता चला कि हमने गलती की थी इसमें भी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी था। इसका कौन कर, इसका किया, इसका करो। क्या इसको भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ट्राई करके देखो इसको। आपको समझ में आ गया है? हाँ, सेकंड कर रहे हो, करके देखो एक बार। दिव्यांश तो कर लिया होगा। फिजिक्स और मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपकी सेहत के लिए। ठीक है, सेहत के लिए, हाँ, जितना कर सकते हो प्रैक्टिस, जितने डेरिवेशन करते रहो। मैं यहाँ पे डेरिवेशन करा के जाता हूँ, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करो। किसमें? हाँ हाँ, बस ये मत देखो कि हमें सिर्फ 11th पास करना है, 11th ही पास करना है कि आगे भी जाना है तुम्हें। 12th में पूरी, मैं बता रहा हूँ, बच्चों को इंटीग्रेशन में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि उनकी ट्रिग्नोमेट्री वीक होती है। क्लास 12th की वॉल्यूम 2 का पार्ट 2 जो है ना, वो पूरी इंटीग्रेशन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। वहां पे बच्चे समझ में नहीं पाते हैं सब, वो अभी इसलिए इक्वेशन मैंने लिख दिए हैं, ये बहुत यूज होते हैं वो इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ना ही नहीं है। हाँ, मैंने इसीलिए बोला कि सिर्फ 11th तक ही पढ़ना है कि 12th के आगे पढ़ना है। कैसे नहीं है? नहीं आ रहा है? dy/dt 2 sin omega t cos omega t, and this one equals velocity, and dt, क्यों ओमेगा स्क्वायर तो आ गया। हम्म, वेरी गुड, अच्छा बनाया तुमने और बड़ा डिफरेंट तरीके से बनाए हो, वेरी गुड। ये आ गया ना ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया, 2 sin cos ओमेगा टी, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन 2 sin ओमेगा टी cos sin 2 ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी 2 ओमेगा स्क्वायर नॉट प्रोपोर्शनल टू y, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी लिख दिया। इसको फिर से किए तो cos 2 ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, माइनस पाई का नहीं आ रहा है ना, बट ये cos स्क्वायर नहीं होगा, ये लिखो sin 2 ओमेगा टी। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी थी। देखो आ जाएगा, अभी मैं करा के देख, तुम्हारे तरीके से भी कराऊंगा, तुमने अच्छा बनाया, वेरी गुड। नहीं, आप क्या कर रहे हो ना, टाइम पीरियड दोनों एक ही चीज है, ये ओमेगा का मतलब ही होता है टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। अगर अगर देखो इस तुम क्या कंफ्यूज हो रही हो, मैं समझाता हूँ तुमको। ये कंफ्यूज हो रही है कि सर ओमेगा की वैल्यू से टाइम पीरियड निकाले, आप चाहे तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी -π/4, ये दोनों एक ही इक्वेशन है वो।
हमने उस ओमेगा को टी में कन्वर्ट कर दिया। बार बार टाइम पीरियड निकाले जा रहे हो, टाइम पीरियड तो टी है ही है वो, ठीक है ना। वो सेम इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूं, इधर देखो, इस इक्वेशन को हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 sin 2πf t माइनस पाई बाई 4। अब हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख दिया, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख दिया, ये टाइम पीरियड के टर्म्स, सब तीनों एक ही इक्वेशन है। वो हमें वो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकालने की तब जरूरत है जब पूछा जाएगा कि इसकी क्या टाइम पीरियड। वो भी करवाता हूं मैं, इसीलिए कहता हूं कि न्यूमेरिकल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, नहीं हो रही प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस होती तो ऐसे वैल्यू नहीं निकालते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिव्यांश बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, वेरी गुड। इसके दो तरीके हैं, एक कैलकुलस मेथड है और एक आप नॉर्मली जो अभी हमने डेफिनेशन बताया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक कैलकुलस मेथड है। दिव्यांश इधर देखो, कैलकुलस मेथड है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड है। दिव्यांश ने कैलकुलस से ट्राई किया था, दिव्यांश ने किया कि सर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, मिलेगा ना। तो यह आ जाएगा वी टी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल के हिसाब से होता है, पहले पावर का होगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और दिव्यांश ने इसको लिख दिया साइन 2 ओमेगा टी, जैसे फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर दिव्यांश ने बोला कि सर इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे डीबी बाई डी टी, तो ये मिल जाएगा आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से ये हो जाएगा। अच्छा, हमने एक क्या किया, ओमेगा से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि फिर कॉस ओमेगा टी कर रहे हैं ना, अंडरस्टूड। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन लिखते हैं। अब ये देखो, इसको ए टी के ऐसे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, और कॉस 2 ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू जनरल फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। और हमारे साइन स्क्वायर के फॉर्म में था यहाँ पे, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी वैल्यू को cos 2 ओमेगा टी को हम ऐसा लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, करेक्ट है। दिव्यांश ने ये काम नहीं किया था, तो दिस बिकम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 2, एक मिनट, ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को y लिख देते हैं 1 माइनस 2y, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 2y, एक्सेलेरेशन देखो a इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, आ गया ना। हाँ, तो हम कहेंगे इसको क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। ये तो कांस्टेंट हो गया ओमेगा स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब प्रोपोर्शनलिटी की देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ए टी जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है माइनस डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो हम कहेंगे इस तरह के इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये तो हो गया कैलकुलस मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया, ये नोट कर लिया, हाँ इसको पहले नोट कर लो, गुड दिव्यांश, वेरी नाइस। क्या समझ में नहीं आया, चलो दिव्यांश समझाएगा तुम्हें। अगर अगर ये मोनिस, इसमें समझने की बात क्या, ये मैथमेटिक्स है, ये हम डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। अगर मैथमेटिक्स का बच्चा ये बोले कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो इसमें तो ठीक है, आप पूछो कि डिफरेंशिएशन हमने नहीं पढ़ी है, तो हमने इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था डी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है ये चेन रूल से होता है 2 साइन थीटा, पहले पावर का होता है, पहले एक, चलो दूसरा मेथड बताता हूँ, अभी कैलकुलस वाला छोड़ देता हूँ, ठीक है। नोट करना कर लो, बाकी जब कैलकुलस पढ़ लेंगे तो फिर से वापस आएंगे इसी मेथड पे।
हो गया ना? हो गया, नोट कर लिया? ठीक है, मनीष नोट कर लो तुम वैसे। ठीक है, बाद में फिर बता देंगे इसको, कोई बात नहीं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके किया था, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखो इस इक्वेशन से देखो, अगर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड लेके आते हैं, इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो दिस बिकम 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं ना ऐसा। वन इज क्लियर है ये चीज। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, cos 2 ओमेगा टी। अब ये सिंपल डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एस एच एम का इक्वेशन है, इस कांस्टेंट को भूल जाओ, ठीक है, यानी कि वाई टी जो हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको हम cos ओमेगा टी के फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, वाई टी इक्वल टू क्या हो गया, cos ओमेगा टी हो गया। ठीक है, ये cos ओमेगा टी है, ये आपका सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का है। हाँ, बट इसका टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, अब देखो जो मनप्रीत की डाउट थी, अब यहाँ पे बता सकते हो कि इसकी टाइम पीरियड ये है, ये आपका कौन सा इक्वेशन है, ये आपका सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है। अब यहाँ पे देखो 2 ओमेगा हो गया, जब y इज इक्वल टू एस कॉस ओमेगा टी होता है, तब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, t होता है। लेकिन यहाँ पे अब 2 ओमेगा हो गया, तब अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अब इसका टाइम पीरियड 2 ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि इसको मान लिया कि हमने इसको लिख दिया ऐसे 1/2 कॉस ओमेगा डैश टी लिख दिया, सपोज ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा। ठीक है, ओमेगा डैश को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, या टी डैश ले लो जो भी है, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा ओमेगा के इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो टी डैश इज इक्वल टू आ गया टी बाई 2। अब इसका जो टाइम पीरियड है उसका हाफ हो गया, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई होता रहेगा तो टाइम पीरियड उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, बट इसकी जो टाइम पीरियड है वो टी बाई 2 है। टी किसकी होती है, टी होती है जो सबसे सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, ए कॉस ओमेगा टी उसका हो। तो ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ए भी है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से कर दिया हमने, वो वाला हमने कैलकुलस यूज करके हमने कर दिया था, कि वो भी एस एच एम है। ठीक है, नोट करो इसको। अब सब थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, एनर्जी। ठीक है, हो गया, नोट हो गया सबका। क्या होता है एनर्जी का डिफिनेशन, कोई बता सकता है। एनर्जी इन एस एच एम, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, क्या है एनर्जी, क्या है, कौन डिफाइन करेगा एनर्जी को। वेरी गुड, द एबिलिटी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
तुम्हारे अंदर एनर्जी है तभी वहां से वॉक करके या रनिंग करके या वो आए हो, ठीक है। हम सभी के अंदर एनर्जी है तभी बैठे हैं, मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि हम अपनी सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो एनर्जी कैन बी नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे भी मोशन है, वर्ड मोशन आ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन में, तो ऑब्वियसली एनर्जी प्रोसेस करेगी यहाँ पे भी। अब एनर्जी दो तरह की, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मेनली टू टाइप्स के हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाँ दिव्यांश, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन बताओ। फॉर्मूला पता है, डेफिनेशन नहीं पता, तो फॉर्मूला से डेफिनेशन बनाना सीखो ना। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला से डेफिनेशन बनाना कैसे सीख सकते हो? मतलब अगर वेलोसिटी है इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे v जीरो कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? या जीरो हो जाएगा। अगर मास जीरो कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि एन ऑब्जेक्ट विच हैविंग मोशन, दैट्स सो सिंपल सी। अगर मान लिया कि आपको डिफिनेशन नहीं आता है, फॉर्मूला आता है, तो आप इस फॉर्मूले से ही डिफिनेशन को बना दो ना। एग्जामिनर इतना ही तो आपकी चेक करना चाहता है वो। तो वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है, उसके अंदर मास है, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रेसी लैंग्वेज बुक्स की लैंग्वेज को ही बोले। हम बुक्स में लिखा हुआ था वर्च्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये तो बुक्स की लैंग्वेज है। कोई जरूरी क्या है कि हम बुक्स की लैंग्वेज को लिखें? यानी कि जिस ऐसे भी लिख सकते हो, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, दैट्स ऑल। ये डिफिनेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे? आपको पता है कि चलो ठीक है, फॉर्मूला याद है, mgh। यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है? h वेरी कर रहा है, g तो आपका कांस्टेंट है, हाँ मास है, g तो कांस्टेंट है ग्रेविटेशन में, यानी कि इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ग्राउंड लेवल है, किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगा? जो जितनी ऊपर हाइट पे है, जितनी ऊपर हाइट पे है वो एनर्जी होगी, है ना। देखते हो ना, सबसे ऊपर से जो छलांग लगाता है उसकी बचने की चांसेस कम होती है, फर्स्ट फ्लोर वाले फिर भी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, एबिलिटी ज्यादा है अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की। ये फैक्ट है। जो भी हम फिजिक्स का मतलब ही होता है कि जो भी हम रियल लाइफ में देख रहे हैं सब फिजिक्स की देन है वो। कुछ भी लाइट ले लो, हम माइक से बातें कर रहे हैं, सब फिजिक्स की लैंग्वेज है वो। बगैर इसके यूनिवर्स की कल्पना ही नहीं कर सकते हो फिजिक्स के बगैर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट जितनी ऊपर पे हाइट पे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोला हमने? क्योंकि हमने आपको वर्क एंड एनर्जी में बताया था कि अगर ये स्प्रिंग है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, एक हमने अलोंग कर दिया, ये मीन पोजीशन है, इन दोनों के अंदर एबिलिटी है, एनर्जी है, ये क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, मतलब इसके अंदर एनर्जी है। ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या होता है? 1/2 kx²। तो ये भी एक्स क्या है? कॉन्फ़िगरेशन इसकी। तो एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन एंड सॉरी पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी मोशन हो रहा है, तो इसके अंदर दोनों होंगे, काइनेटिक एनर्जी भी होंगे, पोटेंशियल एनर्जी होंगे। अब हम ये डेरिवेशन निकालते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी आ गया, तो हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरल इक्वेशन यही होता है। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो जब वेलोसिटी चाहिए यानी कि इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी, ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, हाँ, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी।
ये आपका वेलोसिटी हो गया। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट कर दो v की जगह पे, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहीं से हम निकाल लेते हैं v स्क्वायर। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको करेंगे 1/2 स्प्रिंग एनर्जी में क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया, फोर्स लॉ, के इज इक्वल टू होता है यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैसे है पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम काइनेटिक एनर्जी बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी हमने कैसे निकाला, जस्ट ये वैल्यू हमने v की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि k की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर कैसे आई, पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे इसके पहले टॉपिक थी वो एक्चुअली फोर्स लॉ इन एसएचएम। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। हम ब्रैकेट में टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन टी के साथ वेरी कर रहा है, एक फंक्शन है, फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए हमने लिख लिया। तो एम की जगह एम और ए की जगह पे हमने क्या आया था फॉर्मूला में, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या आया था यहाँ पे, अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो dv/dt क्या आ गया था, ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन के कॉस हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये हो गया ए। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ए ओमेगा स्क्वायर इधर ले लेते हैं और ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा टी प्लस 5, और इसको लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई टी, दिस इज इक्वल टू एफ टी। यानी कि फोर्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और निगेटिव में है, इस साइन को बोलते हैं एम ओमेगा स्क्वायर को, इसी को बोलते हैं के, इसी को के बोलते हैं। तो के इक्वल टू क्या आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर, इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गया, के बाई एम। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको भी नोट कर लो। हाँ किया हुआ है ना आप लोग का। हाँ, ओमेगा इक्वल टू, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं के बाई एम, के का मतलब होता है एम ओमेगा स्क्वायर। अब इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे फिर से। ठीक है ना। हाँ ये भूल गया था मैं बताना, ये है फोर्स लाइन एसएचएम। सेम जो फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ से आ रही है ना, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू हमने, मतलब सिर्फ वही है, डिफरेंशिएशन ही करना है इसमें और कुछ करना नहीं है। जैसे हमने इस चैप्टर को तुम ये समझ के सोचो कि हम चैप्टर 3 या 4 में पढ़ रहे हैं, फिर से चैप्टर 3 में जो लीनियर काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे ना, वही समझ के पढ़ो इसमें, बस यहाँ पे खाली साइन कॉस जुड़ता जाएगा, बाकी सब है सेम वही चीज है। वो मोशन लीनियर मोशन था, ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्या है। इजी इजी तब है कि जब अब तुम्हें साइन कॉस का फंक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, तब इजी लगने लग गया। हाँ देखो, जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगती है तो सब चीजें इजी लगने लग जाती है। जब हम रिवीजन कराएंगे फिर से वापस चलेंगे ना सेक्टर 2 से, तब देखना और अच्छे से समझ में आएंगे, और वो बहुत जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे उसको। फिर एक बार पहले पूरा सिलेबस हो जाने दें, फिर उसके बाद हम वर्कशीट देंगे, न्यूमेरिकल देंगे, और फिर से थ्योरी क्लियर करें। टाइम है हमारे पास, सफिशिएंट टाइम। ओके, वेरी गुड।
आज यहीं रहने थे, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? चलो यहीं रहने देते हैं आज, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर अभी टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा आधा घंटा अभी कम से कम, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू।